मूवी शुरू होते ही हम जॉन गैरिटी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है और जॉन अपनी बीबी एलिसन के साथ एटलांटा जॉर्जिया में रहता था। मगर उन दोनों की अब बनती नहीं थी और उनका नेथन नाम का एक बेटा भी था जो कि एक डायबिटिक पेशेंट था। एक दिन जॉन अपने घर अपने परिवार के पास वापस आता है और घर पे एक पार्टी की तैयारी करता है जिसमें उनके पड़ोसी भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो सब एक साथ एक इंटरस्टेलर कॉमेट जिसका नाम क्लार्क रखा गया था उसको देखने वाले थे, जिसका पता वैज्ञानिकों ने हाल ही में लगाया था और क्लार्क कॉमेट धरती के पास से गुजरने वाला था। अब जॉन नेथन को लेकर ग्रोसरी स्टोर पर कुछ सामान लेने जाता है और रास्ते में बोहत से मिलिट्री कार्गो जेट्स को उत्तर की ओर जाते हुए देखता है। अब स्टोर में सामान लेते वक्त जॉन के फोन में एक ऑटोमेटेड कॉल आता है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि जॉन और उसके परिवार को इमरजेंसी शेल्टर के लिए चुना गया है। ये सुनके जॉन परेशान हो जाता है और नेथन को लेकर घर वापस चला जाता है और पार्टी में मौजूद सभी लोग एक कॉमेट फ्रैगमेंट को धरती के वायुमंडल में घुसते हुए लाइव टीवी में देख रहे होते हैं। तभी अचानक से एक बहुत तेज शॉक वेव आता है जो उस जगह मौजूद सभी घरों के खिड़कियों को तोड़ देता है और ये शॉक वेव उस कॉमेट के धरती से टकराने की वजह से पैदा हुआ था। अब जॉन को दोबारा से वो ऑटोमेटेड कॉल आने लगता है जो कि टीवी में भी दिख रहा था, जिसमें सूचना दी जा रही थी कि जॉन और उसके परिवार को इमरजेंसी शेल्टर के लिए चुना गया है और इवैक्यूएशन फ्लाइट के लिए उन्हें रॉबिन्स एयर फोर्स बेस पर पहुंचना होगा। अब ये सब देखने के बाद एलिसन और वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर ये सभी लोग अपने अपने घर की ओर भागते हैं। यहां जॉन और एलिसन अपना सामान पैक करते हैं और नेथन को लेकर गाड़ी से निकलने लगते हैं। तभी उनका एक पड़ोसी जॉन को आकर कहता है कि ये क्लार्क असल में एक जायंट क्लस्टर ऑब्जेक्ट है, यानी कि बड़े बड़े कॉमेट फ्रैगमेंट का एक झुंड जो कि अगले 2 दिनों में धरती से टकराने वाला है और उनमें एक सबसे बड़ा कॉमेट फ्रैगमेंट भी है जिसके टकराने से पूरी धरती तबाह हो जाएगी। अब डेब्रा नाम की एक और पड़ोसी आकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी एली को ये लोग अपने साथ ले लें, मगर जॉन जानता था कि मिलिट्री वाले उसको अंदर नहीं जाने देंगे, इसीलिए वो गाड़ी चला के वहां से आगे बढ़ते हैं। अब जब ये लोग रॉबिन्स पर पहुंचते हैं तो वहां एक बड़ी ट्रैफिक लगी होती है, तो जॉन और एलिसन नेथन को लेकर मिलिट्री बेस के गेट की ओर भागने लगते हैं। फिर जॉन आर्मी अधिकारियों को अपना क्यूआर कोड दिखाकर अपनी फैमिली को लेके अंदर चला जाता है और उन तीनों के हाथों पे एक रिस्ट बैंड लगाया जाता है। फिर जब वो लोग बैग चेकिंग एरिया में जाते हैं तभी एलिसन देखती है कि नेथन का इंसुलिन बक्स बैग में नहीं था, उसको ये लोग गाड़ी के अंदर छोड़ आए थे। अब जॉन इंसुलिन बक्स लेने के लिए भाग के गाड़ी की ओर जाता है, जबकि एलिसन और नेथन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर को पता चलता है कि नेथन डायबिटिक पेशेंट है, तो वो एलिसन और नेथन को उनके कमांडिंग ऑफिसर के पास ले जाता है और वो ऑफिसर एलिसन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद नेथन को लेने से इनकार कर देती है। तो एलिसन अपने बेटे नेथन को लेके वहां से बाहर चली जाती है। इधर जॉन इंसुलिन बक्स लेकर वापस आता है तो एलिसन और नेथन उसे कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। फिर वो ये सोचकर प्लेन में चला जाता है कि शायद एलिसन और नेथन दोनों पहले से ही प्लेन में चले गए होंगे। तभी एक आदमी के जरिए उसे पता चलता है कि जिन लोगों को कोई बीमारी होती है उन्हें शेल्टर में नहीं लिया जाता। ये सुनकर जॉन आर्मी ऑफिसर्स को प्लेन के दरवाजे को खोलने की रिक्वेस्ट करता है और प्लेन से बाहर चला आता है। तभी बेस के बाहर मौजूद लोग गुस्से में आकर मिलिट्री बेस के अंदर घुस आते हैं। अब वहां के एक प्लेन से फ्यूल लीक होने लगा था और तभी आर्मी और लोगों की बीच गोलीबारी में उस फ्यूल में आग लग जाती है और वहां मौजूद बहुत से प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। अब जॉन अपनी कार के पास जाता है। वहां से उसे एक नोट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि एलिसन
नेथन को लेकर अपने पिताजी के घर जा रही है, जो कि लेक्सिंगटन, केंटकी में है। उधर एलिसन नेथन को लेकर एक स्टोर में जाती है और वहां से कुछ इंसुलिन लेकर नेथन को लगाती है। तभी वहां एक गैंग हमला कर देता है। तो एलिसन नेथन को लेकर राल्फ और जूडी नाम के एक कपल के कार में चली जाती है, जो कि उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ एलिसन जाना चाहती थी। उधर जॉन पैदल ही शहर भर में घूम रहा होता है। तभी वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है जहां कुछ लोग कॉमेट को देखते हुए पार्टी मना रहे होते हैं। फिर वो एलिसन को कॉल लगाता है, मगर नेटवर्क की कमी की वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पाता। यहां राल्फ और जूडी देखते हैं कि एलिसन और नेथन के हाथों पर एक व्रिस्ट बैंड है, तो वो समझ जाते हैं कि इन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था। तो राल्फ गाड़ी रोककर एलिसन से उसका व्रिस्ट बैंड छीन लेता है और नेथन को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब एलिसन बहुत परेशान हो जाती है। उधर जॉन एक सर्वाइवर से भरे ट्रक में लेक्सिंगटन की ओर जा रहा होता है। उसमें कॉलिन नाम का एक लड़का था, जो जॉन को बताता है कि मिलिट्री रिफ्यूजीज को लेकर ग्रीनलैंड जा रहे हैं, जहां पर ये इमरजेंसी शेल्टर मौजूद है। तभी उस ट्रक में मौजूद एक और आदमी की नजर जॉन के व्रिस्ट बैंड पर पड़ती है और वो उसे हासिल करने के लिए जॉन से लड़ाई करने लगता है, जिस वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कॉलिन की मौत हो जाती है और जॉन आवेश में आकर उस आदमी को मार देता है। उधर राल्फ और जूडी नेथन को लेकर फेमा कैंप पर पहुंचते हैं और नेथन को उनका बेटा बताकर और वो रिस्ट बैंड दिखाकर कैंप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी नेथन एक आर्मी ऑफिसर को बता देता है कि ये दोनों उसके माता पिता नहीं हैं, इन्होंने उसे अगवा कर लिया था। तो वो ऑफिसर नेथन को अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एलिसन भी उस कैंप में पहुंचती है और एक आदमी की मदद से वो आखिरकार नेथन को ढूंढ ही लेती है। उधर जॉन एक खाली घर के पास पहुंचता है और शीशा तोड़कर घर के अंदर घुसता है, जहां वो खाना और पानी पीने के बाद वहां से कार की चाबी लेता है और कार लेकर लेक्सिंगटन की तरफ निकल पड़ता है। फिर कुछ समय के बाद वो एलिसन के पिताजी के घर पहुंच जाता है, जिनका नाम था डेल। मगर वो देखता है कि एलिसन तो वहां पे है ही नहीं और ना ही नेथन। अब एलिसन मिलिट्री बस से लेक्सिंगटन तक आती है और नजदीकी एक दुकान के फोन बूथ से घर पे कॉल करती है। फिर जॉन और डेल दोनों एलिसन और नेथन को लेने के लिए आते हैं। अब वो सब घर वापस आते हैं और अपने आप को दिलासा देने लगते हैं, क्योंकि क्लार्क के धरती से टकराने में अब सिर्फ एक ही दिन बचा था। तभी जॉन उन सबको कॉलिन की बताई जानकारी के बारे में बताता है। तो एलिसन वहां से निकलने की तैयारी करती है, मगर डेल उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उस घर से उसकी बीबी की यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अब जॉन और एलिसन डेल को अलविदा कहते हैं और नेथन को लेके वहां से एक गाड़ी में निकल पड़ते हैं। अब वो लोग न्यूयॉर्क जाने के रास्ते में एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं और तभी वहां पे एक इमरजेंसी का ऐलान होता है। फिर अचानक से वहां पे क्लार्क के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, जो कि वहां मौजूद लोगों और गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। फिर एक टुकड़ा उस हेलीकॉप्टर में लगता है, जिसके कारण वो तबाह हो जाता है। फिर जॉन कार को तेजी से जंगल के बीच भगाकर अपने परिवार के साथ एक पुल के नीचे छिप जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद वहां पे आग के गोले गिरने बंद होते हैं, तो जॉन अपने परिवार को लेके वहां से निकल पड़ता है। अब कुछ समय बाद वो सब कॉलिन के बताए एयरबेस पर पहुंचते हैं। वहां से एक आखिरी प्लेन निकलने वाली थी कि तभी जॉन कार को रनवे पर लेके प्लेन के सामने लाकर रख देता है और पायलट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके परिवार को भी साथ ले ले। पहले तो पायलट जॉन को मना कर देता है, क्योंकि प्लेन में और जगह नहीं था, लेकिन बाद में वो इन सबको लेने के लिए राजी हो जाता है। अब ये प्लेन वहां से टेक ऑफ करता है
और ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक और बड़ा सा कॉमेट फ्रेगमेंट धरती से टकराता है, जिससे निकली शॉक वेव की वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और पायलट्स प्लेन को क्रैश लैंडिंग करवाते हैं, जिसमें दोनों पायलट्स की मौत हो जाती है। अब जॉन अपने परिवार और बाकी लोगों को लेकर नजदीकी एयरबेस की ओर जाता है। तभी वहां एक मिलिट्री ट्रक आती है और उन्हें लेके शेल्टर के पास जाती है। फिर सभी लोग भाग के शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं। अब क्लार्क धरती के वातावरण में प्रवेश करता है और फिर धरती से टकराता है, जिसके कारण पूरी धरती तबाह हो जाती है। अब 9 महीने बाद ग्रीनलैंड शेल्टर बाकी देशों के शेल्टर से संपर्क करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बाहर कोई भी रेडिएशन नहीं है। फिर शेल्टर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है ताकि बचे हुए लोग तबाही के बाद पहली बार धरती पर कदम रख सके। फिर ये सभी लोग उस तबाही के मंजर में एक चिड़िया को उड़ते हुए देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अब धरती पर मौजूद सभी शेल्टर एक दूसरे से संपर्क करते हैं और वातावरण के साफ होने का ऐलान करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।